नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आज तक में। गंभीर खबर इस वक्त की ये है दोस्तों कि कोरोना की क्या तीसरी लहर आ सकती है। ये प्रश्न अब आपके हमारे सबके मन मस्तिष्क में है, और वो इसलिए क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से हमारे देश में फैल रहा है। कल हम आपके साथ थे, 87 मामले थे, आज ये आंकड़ा 100 को पार कर गया है। 11 राज्यों में ये फैल चुका है। हमारे देश में 101 केस, कुल केस 100 से भी आगे 101 केस हो चुके हैं। चंडीगढ़, अगरतला, दिल्ली, महाराष्ट्र, ये राज्य हम आपको बता रहे हैं। और इसमें देखिए, दिल्ली में 20 केस हो गए, कल 10 थे। ये बहुत तेजी से फैल रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो ओमिक्रॉन है, इसे हम रोक नहीं पा रहे हैं और अब हमें इससे बचाव के लिए उपाय करने हैं। क्या है? हमारे देश में ओमिक्रॉन लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसके अनुसार 11 राज्यों में ओमिक्रॉन के 100 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं। 101 बताया जा रहा है। कुल केस हम जो आपको भी 100 बता रहे हैं, वहाँ पर एक केस और बढ़ गया है। और ये भी कि देश में ओमिक्रॉन के जो मामले आए हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, या वो लोग जो ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोगों के संपर्क में आए वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें पहले से अलर्ट हैं, और तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन के कारण देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अब मंडरा रहा है। दुनिया भर की अगर बात करें तो दुनिया में अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, 3 कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा यूके में 11,708, डेनमार्क में 9,009, नॉर्वे में 1,792। लगातार हम बता रहे हैं, आपको पढ़ नहीं पाए हम पूरी तरह से, ये ग्राफिक्स जल्दी से चल गया है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे आप। हाँ, ये देखिए, नॉर्वे तक पहुँचे थे हम। ठीक है, तो ये आंकड़े यहाँ पर आपके सामने हैं सारे के सारे। और अब तक 27,042 केस दुनिया भर में सामने आ चुके हैं। हमें इसलिए घबराना चाहिए क्योंकि हमारा देश इसमें कौन से नंबर पर है, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब दूसरी लहर आई थी तो एक समय ऐसा आया था कि भारत लगातार टॉप 3 देशों में चल रहा था, और उसके बाद हम नंबर 1 पर पहुंच गए थे, सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ये डराने वाली स्थिति है। फाइजर ने भी एक दवा निकाली है, और ये नई दवा है कोरोना से लड़ने के लिए। ये कितनी कारगर होगी, अस्पताल में भर्ती होने और मौत के मामले रोकने में ये दवा असरदार है, फाइजर का ये दावा है। इसके अलावा एंटी कोविड-19 मरीजों में लक्षणों को कम करने का काम करेगी। यानी मान लीजिए आप और हम कोरोना पॉजिटिव नहीं है, तभी ले सकते हैं। तेज़ी से मरीजों को ठीक करने में प्रभावी होगी, फाइजर इस तरह का दावा कर रहा है। बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा होता है तो। आने वाले समय में संक्रमण यानी कि कोरोना पर काबू करेगी ये दवा। अब ये दवा है कहाँ, ये गोली कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? तेज़ी से मरीजों को ठीक करने में प्रभावी होगी। मिलेगी कहाँ से? क्या सरकार या हमारे देश की केंद्र और राज्य सरकारें इसे बांटेगी, या हमें खुद इस दवा को लेना होगा? हमारे साथ इस वक्त मशहूर डॉक्टर रवि मलिक जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत। थैंक यू सही जी। डॉक्टर साहब, एक जो डॉक्टर मलिक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है हमारे ऊपर, वो ये है, डर ये लग रहा है सर, क्योंकि 100 का आंकड़ा ओमिक्रॉन के मरीजों ने पार कर लिया है। दिल्ली, जहां आप और हम रहते हैं डॉक्टर साहब, वहां 20 केसेस आ गए हैं। क्या ये तीसरी लहर की आशंका है सर? बिल्कुल सही जी। हमें थोड़ा सा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि स्थिति भयानक है, लेकिन डेफिनेटली चिंताजनक है, और हम लोगों को इसके ऊपर पूरा इसके ऊपर नजर रखनी बड़ी जरूरी है। क्योंकि छोटी सी सही जी आपको बात बताऊंगा कि 8 दिसंबर को यूके के अंदर सिर्फ 536 केस थे, और 10 दिसंबर को 10,000 केस हो गए ओमिक्रॉन के। तो आप समझ सकते हैं कितनी रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने भी ये कहा है कि ये जो स्ट्रेन है, ये डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो अगर ये इस तरह से हमारे देश में आएगा, फैलेगा, तो ये डेफिनेटली समस्या लगा देगा। अब आप देखिए, यूके की कंट्री कितनी छोटी है, केवल 7 करोड़ की आबादी है, और घंटे में 85,000 केसेस हुए हैं। आप यूएसए की बात करें तो 1.25 लाख केसेस हुए हैं पिछले 24 घंटे में, जबकि उनकी आबादी हमसे 5 गुना कम है। अगर इस तरह का वेरिएंट हमारे इधर पैर पर सारता है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी आबादी कितनी ज्यादा है। और ये तो मैं साधन संपन्न देशों की बात कर रहा हूं।
हम जैसे सर, राष्ट्र जो कि अभी डेवलप्ड नेशंस हैं, यहाँ पर हमारे इतने साधन भी नहीं है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, चिंताजनक विषय। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मलिक ये भी बताइए कि 7,000 से ज्यादा 7,447 मामले और 391 लोगों की मौत, ये कोरोना का हमारे देश में आंकड़ा है। क्या सर ये जो 7,000 लोग हैं, इन्हीं में से डॉक्टर मलिक ओमिक्रॉन पॉजिटिव हमें मिलेंगे या वो लोग अलग हैं बिल्कुल? इन्हीं में से हमारे को ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिलेंगे। और ओमिक्रॉन की जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग किट्स भी अब हमारे को जगह जगह पर वो बना देनी चाहिए जो ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करे। अभी हमारे पास टेस्टिंग किट्स भी बड़ी कम है। अभी तो हम कोरोना को तो डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ओमिक्रॉन को डिटेक्शन के लिए, उस स्पेसिफिक वेरिएंट की डिटेक्शन के लिए हमारे पास किट्स अभी कम है। तो किट्स को भी हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और बहुत जल्दी से हमारे को ओमिक्रॉन को कंटेनमेंट करनी पड़ेगी, हमको सर्विलेंस करनी पड़ेगी ये, और एपिडेमियोलॉजिकल पूरी स्टडीज करनी पड़ेंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त सतर्कता के साथ में और पूरी शक्ति और समर्थ के साथ में हम सब लोगों को, सरकारों को भी, एनजीओ को भी, डॉक्टर्स को भी, सबको इस सिचुएशन के ऊपर जो है गंभीर पैनी नजर बना के रखनी चाहिए और इसको जितना भी प्रिवेंट कर सके वो हमें करना चाहिए। खासकर हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई उन्हें वैक्सीन तुरंत लगा लेनी चाहिए। आज भी हमारे देश के अंदर कम से कम 15% लोग ऐसे हैं जिनको पहली डोज भी अभी तक नहीं लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा वो किस कॉन्फिडेंस में, किस उसके अंदर बैठे हुए हैं। उन्हें तुरंत अपनी डोज लगानी चाहिए और हमें पूरी एहतियात बरतनी चाहिए। सर, एक और बहुत गंभीर बात वो ये है जो हम लोगों को डरा रही है कि डेल्टा से 70% ज्यादा सर ये फैलता है। और ब्रिटेन का एग्जाम्पल डॉक्टर मलिक आपने दे ही दिया है। और हमारे देश में तो डॉक्टर मलिक हजारों हजार लोग विदेश से आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। तो कैसे सर इसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे हम इसे रोक पाएंगे? देखिए, इसको रोक पाना बहुत ही जरूरी है। और आप इसके फैलने की गति से जी देखिए, 77 देशों में तो ये ऑलरेडी फैल चुका है। और मैं समझता हूं कि समझो पूरे विश्व में ही फैल गया। मैं समझता हूं कि जिन देशों में अभी हमारे को नॉलेज नहीं है कि वहां फैल गया है, वहां पर भी शायद ये फैल चुका हो। तो इससे आप देखिए कि ये क्रॉस बॉर्डर कितनी तेजी से ये फैल रहा है। तो हमें बहुत ज्यादा सतर्क रखना है, खासकर की क्रॉस बॉर्डर सर्विलेंस जो है वो बहुत जरूरी है। और हमारे भी देश में अगर देखा जाए 11 राज्यों में तो ये फैल ही गया है और हो सकता है और जगह भी फैले। सिर्फ इसमें चिंताजनक बात एक ही है, वो ये है कि ये इसकी फैलने की गति, जैसा आपने बिल्कुल सही बताया, डब्ल्यूएचओ का भी मानना है और जितनी भी एजेंसीज हैं हेल्थ की, ये तेजी से फैलता है। तो अगर इस तेजी से ये फैला तो फिर ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और ये पैंडेमिक में बिल्कुल फिशन रिएक्शन की तरह फैलती है। शुरू में तो 2, 4, 10, 20, 100 केस होते हैं, लेकिन उसके बाद एकदम से फैल जाते हैं। तो इसमें हमें एहतियात बरतनी बड़ी जरूरी है। डॉक्टर मलिक ये भी हमें बताइए कि जो दोनों डोज ले चुके लोग हैं वो कितना खतरे में हैं या वो सेफ हैं ओमिक्रॉन से? देखिए, 2-3 चीजें सही जी बहुत अच्छी हो रही हैं। पहली तो यह है कि फाइजर जो है पैक्सलोविड नाम की एक दवाई लेके आया है, जो कि उनका क्लेम है कि 90% लोगों की हॉस्पिटलाइजेशन और मृत्यु दर जो है वो कम कर देगी। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। दूसरी चीज ये है कि ओमिक्रॉन जो है वो अभी तक उसको बहुत संक्रामक तो ज्यादा है लेकिन बहुत एग्रेसिव नहीं है, मोर्टेलिटी उसकी बहुत ज्यादा नहीं है। तीसरी एक अच्छी खबर ये भी है कि ओमिक्रॉन जो है वो हमारे वैक्सीनेटेड लोग उससे प्रोटेक्टेड है। हो सकता है कि उसकी प्रोटेक्शन थोड़ी कम हो एज कंपेयर टू डेल्टा, क्योंकि उसकी जो म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में हुई है, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन जो है वैक्सीन से रहेगी। तो लोग कहीं पर भी इस भ्रम में ना रहे कि वैक्सीन नहीं लगानी है, वैक्सीन की बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं रहेगी। वैक्सीन डेफिनेटली सीवियर डिजीज और मृत्यु दर से डेफिनेटली आपकी रक्षा करेगी। हो सकता है उतनी, अभी आने वाले समय में शोध के रिजल्ट्स भी आएंगे कि ये कितनी ज्यादा वैक्सीन प्रोटेक्टिव रहेगी, लेकिन ये जरूर तय है कि वैक्सीन की प्रोटेक्शन डेफिनेटली रहेगी। और यही एक हमारे पास में प्रिवेंटिव टूल है जिसे हमें लेना चाहिए। सर, डॉक्टर मलिक, ये जो फाइजर की दवा का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से हमने डेल्टा में सेकेंड वेव में एक दवा ली थी फेबीफ्लू, अगर हम गलत नहीं है सर तो आप उसे करेक्ट कीजिएगा प्लीज, क्या वैसे ही इसे पहले से ले लेना चाहिए, या मान लीजिए अगर अभी हमें नहीं हुआ कोरोना, ओमिक्रॉन से हम बचे हुए हैं, तो क्या हम एहतियातन ये दवा खा सकते हैं सर? नहीं, सही जी, एक्चुअली क्या है कि ये प्रिवेंशन के लिए दवाई नहीं है। प्रिवेंशन के लिए तुम्हारी एक ही चीज है, वो यही है, हम अपने आप को वैक्सीनेट करके रखें। ये दवा उन लोगों के लिए है जिनको की कोरोना हो जाता है।
शुरुआती दौर में ही जैसे ही आपको कोरोना होता है, डायग्नोज होता है, पहले 5 दिन के अंदर ही, बल्कि जितनी जल्दी हो सके आप तुरंत इस दवाई को शुरू कर दें, इससे पहले कि आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़े या वो करे, तब ये बहुत अच्छी कारगर सिद्ध होगी। प्रेग्नेंट फीमेल जी। इसको नहीं ले सकती हैं, और लैक्टेशन वाली जो मदर्स हैं अगर वो लेती हैं तो उस ड्यूरेशन में उन्हें मां को, बच्चे को दूध नहीं पिलाना पड़ेगा। तो ये कुछ इस दवाई की इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन ये दवाई जो है ये कॉम्बिनेशन है। तो एक तो एचआईवी की एक एंटीवायरल ड्रग थी, उसकी कॉम्बिनेशन है, और दूसरी जो है एक और ड्रग है जिसको कि PF732 01332, ये 2 ड्रग्स की जो है ये कॉम्बिनेशन है। और जो एचआईवी की ड्रग है वो रिटोमावीर है, और ये जो पीएफ वाली जो ड्रग है ये इन दोनों की कॉम्बिनेशन से दवाई को बनाया गया। ये हम प्रिवेंशन नहीं ले सकते, अगर हमें बीमारी होती है तो ये डेफिनेटली हमारे लिए कारगर सिद्ध होगी। डॉक्टर मलिक, सेकेंड वेव में जब हमारा देश और देश की राजधानी दिल्ली ऑक्सीजन की कमी से बेहद जूझ रही थी, तो आपकी आवाज़ सबसे मुखर थी, और कई बार हमने आपको आवेश में आते हुए देखा, कई बार आपको गुस्से में देखा कि आप कहते थे ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, सख्त ज़रूरत है। और सिर्फ अपने लिए नहीं, आप विभिन्न हॉस्पिटल्स के लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे। इस बार ये ओमिक्रॉन के मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी सर? देखिए, डेफिनेटली ओमिक्रॉन अगर थोड़ा सा कम भी एग्रेसिव है, तो अगर ये फैलेगा बहुत तेजी से, केसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो डेफिनेटली उनमें सिक होने की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। हमें डेफिनेटली किसी भी कॉन्फिडेंस में नहीं रहना कि ओमिक्रॉन आएगा तो बड़ी सिंपल सी बीमारी और ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑक्सीजन की भी आवश्यकता पड़ेगी, आईसीयू की भी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से हम लोग सेकेंड वेव के अंदर थोड़ा सा चूक गए थे उसको असेस करने में, इस वक्त सारी सरकारें, चाहे वो राज्य की हैं या हमारे राष्ट्र की सरकार है, वो सब जो है पूरी परिपक्व और परिपूर्ण है, और उन्होंने ऑक्सीजन की और दवाइयों का बंदोबस्त कर रखा है, आईसीयू बेड्स का बंदोबस्त कर रखा है। संभवतः जरूरत ना पड़े ज्यादा बेहतर है, सौभाग्यवश अगर ना जरूरत पड़े तो, लेकिन अगर पड़ेगी तो मैं नहीं समझता कि इस बार हालत सेकेंड वेव की तरह आएगी। सर, डॉक्टर मलिक, हम आपसे और बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आ गई है कि इटली में बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है, और दोनों डोज के बीच में 21 दिन का अंतर भी होगा। 5 से 11 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन इटली में शुरू हो चुका है। फाइजर वैक्सीन की डोज बच्चों को लगाई जानी वहां पर शुरू हो चुकी है, और पहली डोज के बाद 21 दिन के बाद दूसरी डोज बच्चों को लगाई जाएगी। 5 से 11 साल के बच्चों को ये महत्वपूर्ण कदम इटली में उठाया गया है, और दोनों डोज की जो मात्रा होगी वो 10 माइक्रोग्राम होगी। 10 माइक्रोग्राम का मतलब क्या होता है, कितनी होती है? वयस्कों के लिए डोज 30 माइक्रोग्राम होगी। ये हम डॉक्टर मलिक से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर मलिक, अभी तो हमारे देश की पूरी आबादी को ही दोनों डोज नहीं लगी है। बच्चों की को डोज लगने पर फैसला होना अभी बाकी है, हालांकि ट्रायल उसका चल रहा है, उस पर हम आपसे अवश्य बाद में बात करेंगे सर। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन ओमिक्रॉन के मरीजों का कितना होगा? क्या हर वो मरीज जो पॉजिटिव होगा उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना होगा डॉक्टर मलिक, या हम घर में ठीक हो सकते हैं? देखिए, जहां तक हॉस्पिटलाइजेशन रेट का तल्लक है, जैसे फाइजर ने स्टडी की है, उन्होंने कहा कि अगर हम दवाई नहीं देते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन रेट 2.4% रहता है। यानी कि अगर 1000 लोगों को कोरोना होता है तो 24 लोगों को हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम दवाई दे देते हैं, अपनी जो फाइजर जिस दवाई को लाई है, पैक्सलविड जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, तो फिर जो एडमिशन रेट है वो कम हो जाता है, केवल 1% रह जाता है। तो एडमिशन रेट डेफिनेट है ओमिक्रॉन में भी रहेगा जैसे डेल्टा में रहा है, संभवतः हो सकता है थोड़ा कम रहे। लेकिन वरी की बात यह है, अगर तेजी से फैलेगा और 1 लाख की जगह 5 लाख लोगों को इफेक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी जो है उसी तरह से बढ़ेगा। तो ये एक डेफिनेटली चिंता की बात है कि हम लोगों को तैयारी पूरी करके रख लेनी चाहिए। सेकेंड वेव में भी आपने देखा होगा कि इंटरनेशनली जब सब जगह पर कोरोना बहुत फैल रहा था तो हम लोग बचे हुए थे, आज भी हम बचे हुए हैं। अगर उस वजह से कंपैरेटिव अगर देखें, 7700 के करीब केसेस हुए हैं इतने विशाल देश के अंदर, जो कि अगर हम कंपेयर करें यूके, यूएसए या हंगरी या उनसे हम काफी बचे हुए हैं। लेकिन आने वाला समय जो है वो डेफिनेटली हमें पुराने एक्सपीरियंस से लर्न वाला समय चिंताजनक हो सकता है, तो हमें उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए।
डॉक्टर मलिक, आप बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं और आपकी बातों से हम जागरूक भी हो रहे हैं, हमारे देखने सुनने वाले इस वक्त, और हम उससे अपने आप को बचाव के उपाय भी कर पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ये है सर कि आप थोड़ी देर और हमारे साथ बने रहिए। हमारी रिपोर्टर, हमारी संवाददाता मिलन शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनसे बात करने के बाद एक बार फिर से डॉक्टर मलिक हम आपके पास आएंगे। मिलन, आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या उसमें खास बातें हैं और इस ओमिक्रॉन को कितना बड़ा खतरा भारत सरकार की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है? मिलन। जी सईद, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि वाकई में ओमिक्रॉन का खतरा अब बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आपने देखा 101 केसेस अब भारत में आ चुके हैं ओमिक्रॉन के। और राज्य देखिए जहां पर ये सबसे ज्यादा केसेस इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, दिल्ली है। लेकिन भारत सरकार ये खुलकर इस वक्त नहीं कह रही है कि ओमिक्रॉन एक बहुत बड़ा खतरा है। जिस तरीके से हम ब्रिटेन में केसेस देख रहे हैं, उसका प्रोजेक्शन एक बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्टर वीके पॉल ने हमको बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ब्रिटेन में 80,000 से ज्यादा केसेस आज आ रहे हैं, उसमें ओमिक्रॉन की भी कोई कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ज्यादातर सर्ज जो देखा जा रहा है वो डेल्टा से भी देखा जा रहा है। अगर उसकी तुलना भारत से की जाए तो इस वक्त अगर भारत में ओमिक्रॉन का वही सर्ज देखा जाता जो यूके में देखा जाता तो 14 लाख केसेस पर डे होते, और ये अपने आप में काफी डरावने वाला ये फिगर है जो उन्होंने दिया। और फ्रांस से अगर कंपेयर करें, जहां पर 60,000 तक केसेस आ रहे हैं, वहां पर भी ओमिक्रॉन का स्प्रेड है। और अगर उसी को इंडिया से कंपेयर करेंगे तो वहां पर भी हम देखेंगे कि कम से कम लाखों में केसेस की संख्या पर डे होगी। तो डरने की बात जरूर है, ओमिक्रॉन से सावधान रहना जरूरी है। और इसके लिए सिर्फ वैक्सीन काम नहीं करेगी। सरकार का बहुत क्लियर मैसेज आज भी दिया गया है कि वैक्सीनेशन के साथ साथ हमें मास्क भी पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, वेंटिलेशन भी फॉलो करना पड़ेगा। वेंटिलेशन एक बहुत अहम जो कड़ी है इस चीज की, बिकॉज हम जब इंडोर एनवायरनमेंट सेटिंग में रहते हैं, कई सारी स्टडीज ऐसी हुई हैं कि इंडोर में कोरोना वायरस जल्दी फैलता है, बाहर कम फैलता है, क्योंकि इसे एयरबॉर्न भी कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का ये क्लियर मैसेज है सईद कि वैक्सीन से इन्फेक्शन होगा लेकिन माइल्ड इन्फेक्शन रहेगा, और वैक्सीनेशन करना भी बहुत जरूरी है। मिलन, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने यहां पर दी है। डॉक्टर मलिक, आपने मिलन को सुना, इस हिसाब से तो सर ये इशारा इसी तरह का आप पहले भी हमें कर रहे थे, और 100 का आंकड़ा जो 2 तारीख से आज हमने पार किया है, और जो 7,000 केसेस कोरोना के हमें डेल्टा वाले आ रहे हैं, उनका जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट अगर आती है सर, और ये इस सीजन में दिसंबर में अचानक से कोरोना के बढ़ने का कारण आप क्या देखते हैं डॉक्टर मलिक? देखिए, बेसिकली इसके बढ़ने का कारण तो यही है कि वायरस अपना प्रतिरूप बदल लेता है, और पेंडेमिक जो है वो लहरों में आती है। पिछली बार भी जो पेंडेमिक आया था, स्पेनिश फ्लू आया था, 4 लहरों में आया था। तो ये पेंडेमिक जाने से पहले कई बार लहरों में आती है। और मिलन जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से कंपेयर करें तो 14 से 17 लाख केसेस हमारे इधर होंगे अगर हम यूके के साथ में कंपेयर करें। आज पिछले 24 घंटे में वहां पे 85,000 केस हुए हैं, तो 20 गुना ज्यादा हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर उसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 17 लाख केसेस हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा एक नंबर है जो कि अनइमेजिनेबल है, और वो हमारी इकोनॉमी और हमारे हेल्थ सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे को अभी से सतर्क रहना बड़ा जरूरी है। प्रिकॉशंस में सारी प्रिकॉशंस सबको मालूम है, वो तो है ही है, लेकिन प्रिकॉशंस के अलावा भी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा जो कि हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करते। सबको मालूम है कि हमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, सोशल स्प्रेडेड इवेंट्स कम करने हैं। मेन चीज ये है कि हमें अपने शरीर को भी, जो मोटा व्यक्ति है मोटे को कंट्रोल करे, जो भी अपने वेट को कम करे, जो व्यक्ति अस्थमा को कंट्रोल करे, शुगर को कंट्रोल करे, हार्ट वाला प्रॉपर दवाइयां ले। क्यों? हमें अपने शरीर को भी तैयार करके रखना है कि कल को खुदा नहीं खास्ता अगर ये अभी जाता है और हम वैक्सीनेटेड भी हैं और उसके बाद भी हमें हो जाता है, तो हमारा शरीर जो है विच इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो बलवान रहे और वो इस दुश्मन से निपटने के लिए पूरा परिपक्व और परिपूर्ण रहे, जिसकी तैयारी की हमारी आज से ही होनी चाहिए। हमारे अपने शरीर को हमें हेल्दी रखना है, इम्यूनिटी को बना के रखना है, खान पान का ध्यान रखना है। तो
ये भी हमें ध्यान रखना है। बाकी वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं लगाई है, मैं हिदायत देना चाहूंगा, इसको इस बीमारी को लाइटली मत लें। हमारे देश में 87% के करीब फर्स्ट डोज लग चुकी है लोगों को। जिनको फर्स्ट डोज नहीं लगी वो अभी भी एलिजिबल पॉपुलेशन के 13% लोग हैं जो कहीं छुपे हुए हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। पौंडीचेरी ने बहुत अच्छी चीज की है कि उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगानी पड़ेगी, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी तरह से पूरे देश में हमें जिम्मेदारी समझ के वैक्सीन जो है, जिनको फर्स्ट डोज नहीं लगी वो भी लगाएं, और सेकंड डोज जो कम से कम 45% लोगों को नहीं लगी है, 44% को, वो भी लगी। सर, एक इम्पॉर्टेंट बात आपने यहाँ पर कह दी है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा था। तो क्या अगर इसे हम आम भाषा में समझें, अपना ख्याल रखने वाली बात, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और क्योंकि कोरोना का, ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है डॉक्टर मलिक, तो इस वक्त हम खाने पीने का विशेष ध्यान रखें? बिल्कुल, हमें 5 चीजों का बड़ा खास ध्यान रखना है। नियमित रूप से हमें व्यायाम करना चाहिए। बुरी आदतें जो कि हमारी शरीर की इम्यूनिटी पे इफेक्ट करती हैं, जैसे स्मोकिंग हो गई या बहुत ज्यादा अल्कोहल हो गया, उससे हम अवॉइड करें। अपनी डाइट के अंदर जो है हम ज्यादा से ज्यादा पत्तेदार सब्जियां, फल, ये सब खाएं, जिससे कि हमारे डाइट में किसी भी तरह के विटामिन की कमी ना हो। प्रोटीन्स हम अच्छे से खाएं और अपने आप को सकारात्मक रखें। मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों हमारी जो है बिल्कुल परिपक्व होनी चाहिए, और हमारे को, ताकि अगर खुदा नहीं खास्ता हमारे ऊपर अगर कोरोना आ भी जाता है तो भी हम जो है, हमारा शरीर उससे निपटने के लिए बिल्कुल तैयार रहे। तो उसके लिए हमें डिसिप्लिन के साथ में ये सारी चीजों का जो है, और हमें अपने ऊपर प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे। घर से बाहर भी तभी निकलेंगे जब बहुत जरूरत है, जबकि अभी इतना फैला नहीं है। लेकिन हमारे को इस तरह की आदतें अभी से बना लेनी चाहिए जिससे कि कल को जो है हमारे ऊपर प्रॉब्लम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। मिलन, आज जो हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें कोरोना के ख़तरे और सारे ये जो डेटा हैं उसके अलावा क्या हमारे देश के लोगों को, आपको और हमें, कुछ सलाह दी गई है कि हम भी कंट्रीब्यूट करें ओमिक्रॉन को रोकने में? कुछ कहा गया है मिलन? जी सईद, बिल्कुल। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय पहले भी बोलता आया है कि ये जो टाइम है, ये जो दौर है अभी, ये बहुत सतर्क रहने का है, क्योंकि अभी हम स्प्रेड से पहले हैं, जैसे हम प्री वेव चल रहे हैं। तो अगर हम अभी सतर्क हो जाएंगे तो आगे इतनी बड़ी जो वेव, जिसकी प्रोजेक्शन डॉक्टर वीके पॉल ने बताई कि 14 लाख तक केसेस अगर हम कंपेयर करें यूके से, वो नहीं आना चाहिए। इसके लिए सरकार ने कह दिया है कि नॉन एसेंशियल ट्रैवल, यानी कि बिना वजह का ट्रैवल करना अब हमें रोकना होगा। दूसरा, जब फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, चाहे आगे हम देखें क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर्स भी है, तो उसे भी एक कंटेन्ड तरीके से सेलिब्रेट किया जाए और बहुत कम गैदरिंग हो। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, मास्क भी उन्हें पहन के रखना पड़ेगा। तो सरकार की तरफ से ये हिदायत तो आ चुकी है कि नॉन एसेंशियल ट्रैवल अब कम कर दें, चाहे आप घूमने के लिए जा रहे हो या फिर कोई ऐसा लेजर बेस्ड ट्रैवल है, वो आपको अब अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही साथ क्योंकि फेस्टिव सीजन है, हम देख रहे हैं रेस्टोरेंट्स में, बाहर गार्डन्स, पार्क्स में भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग बाहर निकल रहे हैं, तो नॉन एसेंशियल ट्रैवल एकदम कम करना पड़ेगा और इसीलिए हमें अभी सतर्क रहना पड़ेगा। इसके साथ सईद, मैं डॉक्टर मलिक से एक सवाल करना चाहूंगी इस एस्पेक्ट पे जिस पे हम बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त। वैक्सीन पर तो हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं डॉक्टर मलिक, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी इस चीज पर। 2 एंटीवायरल पिल्स कोविड-19 से लड़ने के लिए, एक मर्क ने बनाई है और एक फाइजर ने बनाई है। तो क्या हम इस वक्त सिर्फ वैक्सीन को ही देखें? क्योंकि ये सवाल हमने भारत सरकार से भी किया था, उन्होंने कहा था कि हम डेटा देख रहे हैं। मोलनुपिराविर नाम की जो मर्क की बनी हुई कोविड की ओरल पिल है, इसको भारत में देखा जा रहा है, लेकिन उन्होंने अभी तक साइंटिफिक डेटा इसका उनको इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा है। आपका क्या कहना है कि क्या ओरल पिल कल को कोविड-19 से लड़ने में सफलता दे सकती है हमें? डेफिनेटली हमें सफलता देगी ये। जिस तरह से कि पैक्सलोविड जो कि फाइजर ने लॉन्च की है, पैक्सलोविड के बारे में बहुत अच्छी खबरें जो फाइजर ने अभी बताई हैं, जबकि बहुत मास लेवल के ऊपर इसके ऊपर और अध्ययन होगा। लेकिन जो शुरुआती अध्ययन फाइजर ने बताया, उन्होंने कहा कि 90%
ये जो है लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन या मृत्यु जो है प्रिवेंट कर देगी। देखिए, कोरोना से हमें डर मृत्यु का ही होता है और हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, लेकिन ये दोनों चीजें अगर 90% अगर प्रिवेंट हो जाती हैं तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ट्रीटमेंट है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। मर्क की भी दवाई आई है और संभवतः ये दोनों दवाइयां जो हैं वो हमारे लिए कारगर। और अच्छी चीज मल्लिन जी बता दूं कि ये दवाइयां जो हैं ये हमारी स्पाइक प्रोटीन के ऊपर एक्ट नहीं करती हैं, कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वहां पर, तो ये दवाइयां हमारे लिए बहुत ज्यादा कारगर रहेंगी। और जो इनकी कॉम्बिनेशन है बड़ी साइंटिफिक दवाइयां हैं। इसके अंदर रिटोवेरिन है, जो ये हमारी फाइजर वाली जो दवाई है, इसके अंदर दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था, PF73201332 प्लस रिटोवेरिन करके दो दवाइयों की कॉम्बिनेशन साइंटिफिक दवाई है। रिटोवेरिन इज अ नोन एंटीवायरल ड्रग और ये साइंटिफिक वे से बनाई गई है, तो ये डेफिनेटली काफी कारगर सिद्ध होंगी। सिर्फ यही है कि इनकी अवेलेबिलिटी बड़ी अच्छी सी हो और वो हो तो ये डेफिनेटली इस फाइट में हमारी मदद करेंगी। पिछली बार जैसे फाइट के अंदर बाद में स्टडीज आ गई थी कि रेमडेसिविर और जो दूसरी दवाइयां हम ले रहे थे उनके कोई खास इफेक्ट नहीं हुए, प्लाज्मा थेरेपी के नहीं हुए, लेकिन ये एक बहुत अच्छी आशा की किरण है कि ये दवाई क्यूरेटिव साइड के ऊपर हमें मदद करेगी। डॉक्टर मलिक और मिलन दोनों, डॉक्टर मलिक बस एक और चीज मैं ये पूछना चाहती हूँ, सही डॉक्टर मलिक से बस मैं एक और चीज पूछना चाहती हूँ, जिस आम जनता के लिए जरा बताएंगे, बस आम जनता के लिए आप ये बताएं कि इन दवाइयों को कैसे लिया जा सकता है, कब लेना है और कोविड होने से पहले लेना है, कैसे इसको लिया जा सकता है? जैसी आपकी कोविड की डायग्नोसिस होती है, एज अर्ली एज पॉसिबल आपको ये दवाई लेनी पड़ेगी। दवाई का कोर्स 5 दिन का रहेगा। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो ये दवाई नहीं ले सकती हैं और जो लैक्टेटिंग महिलाएं हैं उन्हें बच्चे का दूध बंद, स्तनपान बंद करना पड़ेगा। जितनी जल्दी लेंगे उतना इसका अच्छा इफेक्ट आएगा और ये तब लेनी चाहिए जब अभी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड और हॉस्पिटलाइजेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ी है। लास्ट स्टेज में शायद इतनी कारगर नहीं होगी, शुरुआती दौर में। एक छोटी सी मैं बात और बताना चाहूंगा, एक सिम्टम जो इस ओमिक्रॉन के अंदर बहुत कॉमनली आ रहा है वो आ रहा है स्क्रैची थ्रोट। गले के अंदर आपको स्क्रैच होती है। 4 सिम्टम्स इसके अंदर काफी आ रहे हैं, जिसमें कि लूज मोशंस, माइल्जिया यानी बॉडी में पेन, स्क्रैची थ्रोट और थोड़ा सा नेजल स्टफीनेस। ये 4 सिम्टम जो है ये ओमिक्रॉन के स्पेसिफिकली जो है ये आ रहे हैं जो वेरिएंट में। बाकी तो आगे शोध होंगे और तरह तरह के सिम्टम्स भी आएंगे, लेकिन स्क्रैची थ्रोट इज वन सिम्टम जो कि शायद पुराने वाले उसमें इतना नहीं था, जो कि इस वेरिएंट में ये सिम्टम। बहुत धन्यवाद डॉक्टर मलिक और मिलन, थैंक यू वेरी मच। आपके और सवाल हैं, कल जब हम साथ में होंगे तो डॉक्टर मलिक से आप और पूछ लीजिएगा। लेकिन आपने डॉक्टर मलिक जाते जाते सिम्टम्स भी बता दिए, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर मलिक और मिलन शर्मा हमारे साथ दोनों जुड़े हुए थे। लेकिन दोस्तों 11 राज्यों में फैल चुका है, 101 ओमिक्रॉन के केस हमारे देश में हो चुके हैं। प्लीज प्लीज ये डरने वाली बात है। हम ये ज़रूर आपसे कहेंगे कि आपको बचना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। बार बार हर रोज़ हम आपसे एक बात बहुत ज़ोर देकर कह रहे हैं, घर से बाहर कम से कम निकलिए, अननेसेसरी ट्रैवल बिल्कुल मत कीजिए, बच्चों को अब बाहर खेलने के लिए स्कूल मत भेजिए, खेलने के लिए मत भेजिए, अपना बचाइए। कोई बात नहीं, वक्त है, हमने बहुत बहुत बुरा वक्त झेला है, देखा है। अब थोड़े दिन अगर हम घर में रह जाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। शादी ब्याह पार्टीज बर्थडेज सब बंद कर दीजिए प्लीज प्लीज, क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है। 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। 11 राज्यों में कुल आंकड़ा 101 आज का ही है। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आगे पॉपुलर न्यूज लेकर आपके साथ होंगे हमारी सहयोगी शशि शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच।